हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका ब्रेन रूट्स क्लासरूम में एक बार फिर से। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करेंगे जो नेशनल प्राइड का टॉपिक है और इंडिया के फ्यूचर का सिंबल है। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग, एम्बिशन और आत्मनिर्भरता की। इमेजिन कीजिए एक ऐसा फाइटर जेट जिसकी डिजाइन बेंगलोर की लैब्स में बनी हो, जिसकी बॉडी बेंगलोर और नासिक की फैक्ट्रीज में तैयार हो, जिसके सॉफ्टवेयर को हैदराबाद और पुणे के इंजीनियर्स ने लिखा हो और जिसे उड़ाने वाला पायलट है वो भारतीय हो। ये सपना अब हकीकत बनने की राह पर है। आज हम डीप डाइव करेंगे भारत के सबसे एम्बिटियस डिफेंस प्रोजेक्ट में, जिसका नाम है एमका, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये 21st सेंचुरी में इंडिया के ग्लोबल पावर बनने की राह हमें दिखाता है। तो चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द एमका प्रोग्राम? ये प्रोग्राम है क्या? सिंपल शब्दों में, एमका भारत का मिशन है टू डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर ए फुल्ली इंडिजीनियस फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट। इंडिजीनियस का मतलब है मेड इन इंडिया, बाय इंडियन एंड फॉर इंडिया। 2024 में भारत की टॉप सिक्योरिटी कम्युनिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ने इस प्रोजेक्ट को जो हरी झंडी दे दी है, जो कि काफी हिस्टोरिकल मूवमेंट था। इसका मेन पर्पज है हमारी इंडियन एयरफोर्स को फ्यूचर रेडी बनाना। आईएएफ के पुराने वर्क होर्स जैसे कि मिग 29, मिराज 2000 और जगुआर जेट्स अब धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं। एम का इनकी जगह लेगा और फॉरेन जेट्स पर हमारी डिपेंडेंसी को हमेशा के लिए कम कर देगा। अब इसकी टाइमलाइन को हम देखेंगे। दोस्तों, ये जो एम का है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ये काइंड ऑफ मैराथन रेस है। इसका पहला पहला जो प्रोटोटाइप है, यानी टेस्ट करने के लिए पहला फिजिकल एयरक्राफ्ट, वो जो है अराउंड 2028 से लेकर 2029 के बीच में रोल आउट होने की उम्मीद है। और एयरफोर्स में इसका जो फुल प्रोडक्शन है यानी और जो इंडक्शन है, यानी कि इसकी ऑफिशियल एंट्री, वो जो 2034 से लेकर 2035 के बीच में शुरू होगी। एम का जो है दो फेज के अंदर बनेगा, एम का MK1 और एम का MK2। पहला वर्जन जो है एम का MK1 होगा। पहला वर्जन अमेरिका के वर्ल्ड क्लास और बैटल प्रूवन GE F414 इंजन के साथ आएगा। ऐसा क्यों कर रहा है इंडिया? बिकॉज जो जेट इंजन होता है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है फाइटर जेट का। एक रिलायबल फॉरेन इंजन का यूज करके हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर एयरक्राफ्ट की जो अहम चीज है उन पर फोकस कर पाएंगे, जैसे कि स्टेल्थ डिजाइन हुआ, उसका पावरफुल रडार हुआ, उसके अलावा जो एडवांस एवियोनिक्स है, इन सब के ऊपर उनका मेन फोकस रहेगा। इस वजह से हम जो इंजन बाहर से ले रहे हैं और जो एक्स्ट्रा चीज है उन पे हमारा फोकस रहने वाला है। जो MK2, ये जो सेकंड फेज होगा, ये होगा हमारा अल्टीमेट गोल। MK1 के सक्सेसफुल होने के बाद MK2 को एक ज्यादा पावरफुल स्वदेशी इंजन के साथ इक्विप करने का प्लान है। ये इंजन भारत का जो GTR है वो डेवलप कर रहा है। GTR मीन्स गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। जिस दिन भारत अपना खुद का फाइटर जेट इंजन बना लेगा, उस दिन हम डिफेंस टेक्नोलॉजी में ट्रूली आत्मनिर्भर हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडस्ट्री टाइप की। ये काफी गेम चेंजर है इंडिया के लिए। ये इस प्रोजेक्ट का सबसे रिवॉल्यूशनरी एस्पेक्ट है। अब तक भारत में कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट सिर्फ स्टेट ओन्ड कंपनी जैसे कि HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यही बनाती थी। एमका के लिए पहली बार भारत के प्राइवेट सेक्टर को लीड रोल में इनवाइट किया गया है। कंपनी जैसे कि टाटा, महिंद्रा, L&T, ये सब HAL के साथ मिलकर या अकेले इस जेट को बिल्ड कर सकती हैं। ये भारत में एक पूरा एरोस्पेस इकोसिस्टम बनाएगा, जहां हजारों छोटी छोटी कंपनियां और MSME नट बोल्ट से लेकर सॉफ्टवेयर तक सब कुछ बनाएंगे। और बहुत सारी जो है जॉब भी क्रिएट होंगी इस वजह से। दोस्तों, व्हाट इज फिफ्थ जनरेशन जेट? आपने फिफ्थ जनरेशन टर्म बहुत बार सुना होगा। इसका मतलब क्या है? जनरेशन एक लेवल है जो फाइटर जेट को उसकी टेक्नोलॉजी के लेवल के आधार पर कैटेगराइज करता है। हर जनरेशन एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप होता है। सो व्हाट मेक्स ए फिफ्थ जनरेशन जेट लाइक एम का सो स्पेशल? इसकी कुछ खासियत हैं जो इसको स्पेशल बनाती है। सबसे पहली खासियत है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ कैपेबिलिटीज। ये फिफ्थ जनरेशन जेट की सबसे बड़ी पहचान है। स्टेल्थ का मतलब इनविजिबल होना नहीं होता, इसका मतलब है एनिमी रडार से इनविजिबल होना। ये काम कैसे करता है? ये काम करता है इसकी शेप से, इसके जो इंटरनल वेपन है उनसे, उसके अलावा जो एक स्पेशल मेटेरियल की कोटिंग होती है, उनसे ये काम करता है। अगर शेप की बात करें, एमका की डिजाइन शार्प एजेस वाली होगी, जो रडार वेव को ऑब्जर्व कर लेती हैं या किसी और डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट कर देती हैं। वो सोर्स तक वापस जाने ही नहीं देंगी।
इंटरनल वेपन्स की अगर बात करें तो मिसाइल और बॉम्ब्स को जेट के अंदर एक इंटरनल वेपन बे के अंदर रखा जाता है। अगर मिसाइल बाहर लटकी होंगी तो रडार पर तुरंत दिख जाएंगी। अगर बात करें स्पेशल मटेरियल की कोटिंग की, जेट की स्किन पर एक स्पेशल रडार ऑब्जॉर्बेंट मेटल की कोटिंग होती है जो रडार एनर्जी को सोख लेती है। नतीजा क्या होता है? एनिमी के रडार स्क्रीन पर एक 40 टन का भारी भरकम जहाज एक छोटा सा पक्षी दिखाई देगा। दूसरी इसकी खासियत है सुपर क्रूज। ज्यादातर जेट्स को साउंड की स्पीड से तेज जाने के लिए आफ्टर बर्नर्स ऑन करने पड़ते हैं। आफ्टर बर्नर जेट इंजन में एक्स्ट्रा फ्यूल पंप करने जैसा होता है। इससे मैसिव पावर तो मिलती है लेकिन जो फ्यूल है वो बहुत ज्यादा यूज होता है। एम का जो है वो सुपर क्रूज कर सकता है बिना आफ्टर बर्नर के और काफी लंबे पीरियड तक ये फ्लाई कर सकता है। फिर आता है इसके एवियोनिक और सेंसर। देखो, जो एवियोनिक और सेंसर है, इसे जेट का ब्रेन और नर्वस सिस्टम समझिए आप। एमका में ऐसा नहीं होगा कि पायलट 5 अलग-अलग स्क्रीन पर डेटा देखेगा और उसके बाद वो डिसीजन लेगा। द मैजिक इज इन सेंसर फ्यूजन। जेट का सुपर कंप्यूटर उसके ईएसए रडार, 360 डिग्री इंफ्रारेड सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सूट से मिले डाटा को लेगा। उसके बाद वो क्या करेगा? फिर उस डाटा को फ्रेंडली ड्रोन्स, सैटेलाइट और दूसरे एयरक्राफ्ट से मिले डेटा के साथ फ्यूज करेगा और पायलट के हेलमेट में डिस्प्ले पर एक सिंपल रियल टाइम टेक्निकल मैप बना देगा। इमेजिन कीजिए आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं जहां एआई आपके वॉल्स के आर पार एनिमी दिखा दिखा देता है। वो भी वो भी ऐसे दिखाएगा कि भाई कहाँ पे आपका फ्रेंड है और कहाँ पे आपका दुश्मन है। वो टैग दे देगा कि भाई यहाँ पे आपका दोस्त खड़ा है, यहाँ पे आपका दुश्मन खड़ा है। तो पायलट एक काइंड ऑफ भगवान की तरह डिसीजन ले सकता है। उसको सब कुछ पता है कि कहाँ पे कौन खड़ा है। ये इसको स्पेशल बनाता है। उसके बाद आता है कि भाई अगर इंडिया ये बना लेगा तो इंडिया एलीट क्लब के अंदर शामिल हो जाएगा। देखो, आपको पता है यूएसए के पास F-22 रैप्टर है, उसके अलावा F-35 है, चाइना के पास J-20 है और रशिया के पास जो है Su-57 है। ये सब के सब जो है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। अगर इंडिया ये बना लेता है तो इंडिया जो इस एलीट क्लब के अंदर अपनी एंट्री कर लेगा एमका के साथ। दोस्तों, स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस क्या है एमका की, उसको हम डिस्कस करते हैं। एमका सिर्फ एक कूल पीस ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये भारत के लिए स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी भी है। बात करें अगर इंडियन एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन की, इंडियन एयरफोर्स को टू फ्रंट वार के लिए 42 फाइटर स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ चाहिए। एक स्क्वाड्रन में करीब 18 जेट्स होते हैं, लेकिन आज हमारे पास सिर्फ 31 के करीब है। एंड मैनी मोर आर द ओल्ड वंस जो कि रिटायर होने के कगार पे हैं। एम का जो इस क्रिटिकल गैप को भरने के अंदर एक की रोल प्ले करेगा। अगर बात करें रीजनल सिक्योरिटी की, जियोपॉलिटिक्स जो है किसी का इंतजार नहीं करती। हमारे नेबरहुड में चाइना के पास ऑपरेशनल J-20 स्टेल्थ जेट हैं जो कि 5th जनरेशन के अंदर आते हैं और वो पाकिस्तान को भी एडवांस जेट सप्लाई कर रहा है। इस रीजन में पावर बैलेंस बनाए रखने के लिए, एक क्रेडिबल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए एमका का जो रोल है वो काफी मेन रोल होगा। अगर बात करें डिफेंस की ऑटोनॉमी की, आज हम अपने बेस्ट जेट्स के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंस हैं। राफेल फ्रांस पे, राफेल हमने फ्रांस से लिया है। Su-30 MKI वो रशिया से। फॉरेन डिपेंडेंसी का मतलब है कि हम सप्लाई और स्पेयर पार्ट्स और अपग्रेड के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे। क्राइसिस के टाइम पे ये सप्लाई को रोक भी सकते हैं। एम का जो है इस स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक बहुत अच्छा स्टेप है इंडिया का। तो हम अपनी जो डेस्टिनी है वो हम खुद लिखेंगे। दोस्तों, ये सपना बहुत बड़ा है और हकीकत में बदलने का रास्ता जो है वो काफी चैलेंजेस से भरा हुआ है। सक्सेस के लिए भारत को क्रिटिकल स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहले तो इन्वेस्ट करना होगा हैवीली रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। हमें एडवांस विंड टनल्स, रडार टेस्टिंग रेंजेस और एआई लैब्स में हैवी इन्वेस्टमेंट करना होगा, जहां इन टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जा सके। उसके अलावा एचसीएल के एक्सपीरियंस को यूज करना होगा, पर प्राइवेट सेक्टर को लीड करने का पूरा मौका भी देना होगा। एक लेवल प्लेइंग फील्ड को तैयार करना होगा और साथ ही साथ जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भी कम करना होगा। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फॉरेन कोलैबोरेशन और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, आईपीआर राइट्स हैं, उनको लेकर भी स्ट्रॉन्ग और क्लियर कानून बनाने होंगे। वो प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट करें, इतना उनको कॉन्फिडेंस भी देना होगा। दोस्तों, यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। एक क्विक समरी लेते हैं हमने क्या देखा है यहाँ पे।
एम का जो प्रोग्राम है ये हमारे एयरफोर्स को फ्यूचर रेडी बनाएगा, ये हमें फॉरेन इंपोर्ट से बचाएगा, साथ ही साथ जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो हमें प्रोवाइड करवाएगा। ये भारत को टेक्नोलॉजी कंज्यूमर से एक ग्लोबल डिफेंस प्रोड्यूसर में कन्वर्ट करेगा। एक्चुअली ये पाथ बहुत बड़ा है, लेकिन जो स्टेप्स उठाए वो काफ़ी अच्छे स्टेप्स उठाए हैं और धीरे-धीरे भारत भारत जो है इस फील्ड के अंदर अच्छा काम करेगा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर केवल इतना ही। कुछ डाउट है, कुछ समस्या है आपकी, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के इस लेक्चर के अंदर केवल इतना ही। थैंक यू।